हाँ जी दोस्तों, तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कंपनी सेट को पूरा कंप्लीट किया है यहाँ पे। आपको मैंने बहुत तमीज़ से कह सकते हैं कि पूरे मॉड्यूल से सारी चीज़ों को कवर करते हुए इंक्लूडिंग जहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछा है उसको भी करते हुए हमने पूरे कंपनी सेट को यहाँ पे कंपाइल किया अप टू सेक्शन नंबर 148 जो कि एक तरीके से इंटर के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट होता है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे कि अगर आपने सपोज किसी और तरीके से भी आपने लॉ पढ़ा हुआ है या कोई और भी लॉ पढ़ा हुआ है या फिर कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, कोई भी लॉ पढ़ा हुआ है, उसके लिए कुछ टिप्स देने जा रहा हूं यहाँ पे कि किस तरीके से, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी हम लॉ पढ़ते हैं, चाहे आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, मेरे वीडियो से पढ़ा हो, या आपने कहीं पे क्लासेस ले रखी हो, या आपने किसी और सोर्स से पढ़ा हो, किसी भी तरीके से आपने पढ़ाई की हो, लॉ की करी हो, चाहे कंपनी लॉ है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे कोई भी लॉ है। अब बेसिक दिक्कत क्या आती है किसी भी लॉ को पढ़ने के बाद कि लॉ की हमें जब हम उसको समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप कल को एक बार बैठते हो खाली और सोचते हो कि यार इस सेक्शन में क्या था, इस एक्ट के अंदर क्या था, इस प्रोविजन के अंदर क्या था, तो कई सारी चीजें उसमें से छूटने लगती है। मतलब याद रहती हैं लेकिन कंप्लीट याद नहीं रह पाता। सपोज उसके अंदर अगर 10 प्रोविजन है तो आपको 4 5 6 7 रह जाएंगे, लेकिन सारे प्रोविजन याद नहीं रह पाते। ठीक है, फिर बात आती है कि सर रिवाइज कैसे करें। अब रिवाइज अगर करने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सारी चीजें तो पढ़ोगे नहीं। सपोज करो आपने 500 पन्ने की अगर किताब पढ़ी है, 500 नहीं कहता, मैं कहता हूँ 400 से 500 के बीच की पन्ने की किताब थी जिसको आपने कंप्लीट किया, एक बार पढ़ लिया, क्या उसको रिवाइज करते वक्त पूरा पलट पाना पॉसिबल है? चलो एक बार कर भी लिया। आपको कहा जाता है कभी भी कि लॉ को सर जी रिवाइज करने का तरीका है कि 4 5 बार रिवाइज करो पेपर होने तक। अब 4 5 बार 500 पन्ने को अगर पलटा जाएगा तो आपका काफी जीवन का समय जो है वो लॉ में ही चला जाएगा, जो कि आपके पास और सब्जेक्ट भी होते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या तरीका होता है? तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि किस तरीके से हम रिवाइज करें। पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि सर रिवाइज कैसे करें। आपने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। अब रिविजन करना है, रिविजन कैसे किया जाए? ठीक है, या हमने जहां से भी पढ़ा पढ़ तो लिया, लेकिन रिवीजन कैसे किया जाए? पेपर आएंगे, पेपर से वो 2 4 6 महीने बाद है, कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया, अब 6 महीने तक वो चीजें याद भी तो रखनी है। तो रिवीजन करने का एक एंटिक तरीका मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो कि मैंने खुद फॉलो किया था 2016 के अंदर, जब मैंने खुद अपने सीए फाइनल के एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो एक तरीका है जिससे कि मेरे को लगता है कि हम रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, और उससे धीरे धीरे जब आप 4 से 5 बार रिवाइज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो आपके माइंड में मेमोराइज हो जाएगा। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी करनी होती है मेहनत। अब वो क्या मेहनत है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो मेहनत कुछ इस प्रकार से है। अब ये एक सैंपल है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा कुछ आपके कंपनी लॉ के ही चैप्टर्स को, बट आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये आपका चैप्टर है अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, बेसिकली जो आपका 9 और 10 चैप्टर था। पहला यूनिट आता है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, जो कि सेक्शन 128 से शुरू हुआ। अब मैंने प्रैक्टिकली खुद क्या किया था, बिल्कुल सही है, तो इसको देखने की कोशिश करना। छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। अब इस टाइप के जो नोट्स होते हैं, ये नोट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो पूरा कंपनी लॉ था फाइनल का, आपकी बात कर लो इंटर का, ये मुश्किल से 12 से 15 पन्ने में खत्म हो जाएगा। 12 से 15 पेजेस, जो कि आप इस तरीके से अगर बनाते हो तो 12 to 15 पेजेस के अंदर पूरा एक खत्म हो जाएगा। अगर आपका समरी तैयार हो गया तो खुद सोचो कि जब आप कल को देखोगे तो आपको एक मोटी बुक दिखेगी और एक ये 15 पेजेस दिखेंगे। आप खुद कहोगे यार 15 ही पेजेस तो हैं, अभी पलट देते हैं फटाफट से। अगर एक बार आपने ये लिखने की मेहनत कर ली है तो ये 15 पेजेस को पलटना बहुत आसान हो जाता है। और अगर इस 15 पेजेस को आपने 5 7 10 बार पलट दिया अपने एग्जाम आने तक, तो इसके अंदर की बहुत सारे सेक्शंस आपको याद हो जाते हैं। जो गलती करने वाली चीजें होती है, जो बिल्कुल लिमिट्स होती हैं, छोटे छोटे प्रोविजंस होते हैं, डेज होते हैं, फॉर्म नंबर होते हैं, इस टाइप की चीजें को आप यहाँ पे अच्छे से ग्रैप्स कर पाते हो, जो कि आपको बुक में एक तरीके से खो जाता है। ठीक है, कुछ आपको एक पर्टिकुलर चीज ढूंढना है, सपोज किसी सेक्शन को ढूंढना है, आप बुक में जाओगे पूरा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ चीज को ढूंढना है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहां पे अगर आपने उसको कंपाइल कर लिया एक तरीके से, तो वो बहुत इजी तरीके से आप वहां से जो जरूरत की चीजें होंगी वो निकाल पाओगे और बहुत बार इससे रिवाइज कर पाओगे, और वो याद करने में बहुत मदद करेगा। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, ये कोई और किसी का नहीं बना सकता। ऑल्दो कुछ 4 5 पेजेस हैं यहाँ पे, जो कि मैं आपके एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अटैच कर दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है कंप्लीट नहीं है और ये आपके काम का एक तरीके से नहीं होगा अनलेस अदरवाइज आप खुद से बनाओगे, अपने हाथों से बनाओगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी लिखी जाती हैं जो कि जो लिख रहा होता है उसी को समझ में आएगा और किसी को समझ नहीं आएगा। और अगर कोई समझने की कोशिश कर भी लेगा, हो सकता है किसी को समझ में आ जाए, बट इट इज नॉट फॉर ऑल। तो इसलिए खुद बनाएं। जब आप खुद बनाओगे तो आपको काफी चीजें तो खुद ही याद हो जाएंगी अपने आप ही, क्योंकि आप पढ़ के बनाओगे ऑब्वियसली, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने हाईलाइट किए थे जब मैंने आपको पढ़ाया है, तो उस हाईलाइटेड चीजों में से आपको और डीपली चीजें निकालनी। जैसे कि मैं अगर देखूं सेक्शन 128 की बात की, सब सेक्शन 128 का सबसेक्शन 1 लिया मैंने, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा यहाँ पे। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फिर मैंने क्या लिखा कि कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है। भैया रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, ब्रांच ऑफिस और ऑफिस के भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और कंपनी इस पोजीशन में होनी चाहिए कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सप्लेन कर सके। अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो जो रखे जाएंगे वो एक्रूअल बेसिस पे रखा जाएगा, और आपको फॉलो करना होता है डबल एंट्री
सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली क्या था, अब इस तरीके से मैंने अगर कुछ पॉइंट यहाँ कोट कर लिया, आपको अगर सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर एक सवाल आता है तो आप उस सवाल में आपसे एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि ये जो 4, 6, 10 पॉइंट है जो भी यहाँ पे उस सेक्शन से रिलेटेड, उन पॉइंट्स को आप उसको एज इट इज पहुंचा दो। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल रट्टा मार के आपको उतार देना है, लेकिन जो बिल्कुल उसकी बारीकी वाले जो उसका प्रोविजन एक तरीके से उसको अपने शब्दों में उतारना है आपको, ठीक है ना। तो उसको आप इसी से उतार पाओगे जब आप इस तरीके से लिख के चलोगे। 128(1) क्या था कि भैया प्लेस क्या होगा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, एनी अदर प्लेस भी हो सकता है, कहीं और भी रखा जा सकता है जहां भी बोर्ड डिसाइड करे, लेकिन अगर किसी और जगह पर रखा जाएगा तो फाइल करना होता था आपको AOC 5 विद इन 7 डेज। ये फॉर्म जो होते हैं ये चेंज हो गए होंगे, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना क्योंकि ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप खुद से बनाओगे, इसको यूज नहीं करोगे क्योंकि ये 2016 का है कंपनीज एक्ट, इसके अंदर काफी सारी चेंजेस आए हैं, एक नो डाउट इसके अंदर, बट मैं आपको बस मैनर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने इस तरीके से अगर 128 बनाया तो ये इस तरीके से हाफ पेज मैंने इसको किया है, हाफ पेज में चलाइए, हाफ पेज के बाद जो नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे 129 शुरू हो गया है, मतलब कि कुछ एक तरीके से एक पेज का भी आधे अंश में एक सेक्शन खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो मैंने कुछ ना ये निशान दिए हुए, कुछ हैशटैग है, कुछ डॉलर के टैगिंग है, ये बेसिकली क्या है, ये इस तरीके की चीजें हैं जो कि मैंने इसमें पहले प्रोविजंस को बनाया, उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस वगैरह कर रहा था, जब इसकी प्रैक्टिस कर रहा था RTP से, MTP से, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जहां मर्जी से सवाल उठा के जब मैंने प्रैक्टिस किया तो मुझे पता लगा कि अच्छा इन पॉइंट से ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। या फिर आप इसको मार्किंग इस तरीके से भी कर सकते हो कि भैया ये पॉइंट के सवाल पूछे जा रहे हैं और मुझे ये याद नहीं हो रहा, तो उसको भी मार्क कर लो, ताकि जब दोबारा उस पर आओगे तो लगोगे कि ये वाली चीजें जो कि आपको ध्यान देनी है। जैसे कि इसके अंदर देखो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पेनल्टी, अब इसका बहुत लंबा चौड़ा है, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है भैया MD है, WTD है, होटल डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या कोई ऐसा पर्सन जिसको की बोर्ड ने चार्ज दे रखा हो, ठीक है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तो भैया 1 साल या 50,000 से 5 लाख या फिर बहुत। तो एक शॉर्ट तरीके से अगर आप लिख लोगे तो आपके माइंड में बर्डन बहुत कम हो जाता है, आपको लगता है इतनी सी बात है फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। इसी तरीके से 129 को बताया गया है, कुछ हाईलाइटेड चीजें तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, बॉक्स बना सकते हो, सेक्शन सब सेक्शन को जरूर लिखो, ताकि अगर लिख लिया है, ऑल्दो आप पेपर में लिखने वाले हो नहीं लिखने वाले हो वो अलग सिनेरियो है, बट अगर आपने यहां पे लिख लिया है तो आपको काफी चीजें देखते देखते उसमें से याद हो जाएंगी। अब 2-4 चीजें जो मैं यहां से दिखाना चाह रहा हूं कुछ पेजेस के अंदर, उस पर जरा थोड़ा संयम रखें और उसको देखने की कोशिश करें। अब जैसे ये है आपका सेक्शन नंबर 133, CG टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शॉर्ट में इतने से एरिया में एक पूरा सेक्शन कवर हो गया। सेक्शन 134 है, जैसे ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, चेयरपर्सन, 2 डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO, CFO, CS। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो चीजें याद हो जाती है। जैसे आपने सेक्शन नंबर 135 देखा था CSR का, ठीक है ना। अब इसमें काम की चीजें क्या होती है कि भैया किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होगी और एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया आपने लिख लिया, एक्सक्लूजन लिख लिया, कंपोजिशन क्या होता है CSR कमेटी का वो लिख लिया। कुछ आपको अगर बड़ी चीज लगती है, कोई ऐसा बड़ा प्रोविजन है जो लगता है कि यार इतने छोटे छोटे में कैसे लिख पाएंगे, तो उसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, रेफर बुक, रीड बुक, पेज नंबर दिस, ताकि अगर लगता है उसको पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ लो। बट आपकी जो मेनली गलती होती है ना इन छुट-पुट चीजों में होती है कि क्या लिमिट्स है, क्या पेनल्टीज है, किस तरीके से क्या क्राइटेरिया है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है CSR के अंदर, वो प्रोविजन लिख लिया। एक्सेप्शन क्या होता है कि भैया एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया नहीं होना चाहिए, इस टाइप से आपने एक्सेप्शन शॉर्ट में लिख लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको मदद करेंगी, अगर आप इसको ध्यान रखो तो ये आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा इस तरीके से प्रैक्टिस करना। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, अब जैसे ये इंटरनल ऑडिट है, देखो सेक्शन नंबर 138 हमने देखा था इंटरनल ऑडिट का। अब इंटरनल ऑडिट को देखो कितने शॉर्ट में कवर किया गया है यहाँ पे। इंटरनल ऑडिट सेक्शन नंबर 138, कंपनीज जिसको इसको इंटरनल ऑडिट करवाना होता है, तो वो कंपनीज कौन कौन सी होती है, उनके लिमिट्स आपको याद करने में दिक्कत होती है, उस लिमिट्स को आपने फटाफट से इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कौन हो सकता है इंटरनल ऑडिट, उसको आपने शॉर्ट में यहाँ पे लिख लिया। ट्रांजिशन पीरियड क्या हो गया वो लिख लिया, खत्म हो गया एक सेक्शन। तो बहुत छोटे तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसको बुक में देखने जाओगे तो आपको ये बहुत बड़ा लगता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि इस टाइप के एक नोट को बनाओ, सजेस्ट कर सकते हैं, बना के नहीं दे सकते क्योंकि ये खुद बनाना पड़ेगा, आपकी अपनी राइटिंग होगी, आपकी अपनी क्वालिटी होगी। ये एक सैंपल है, आप इसको और इंप्रूव कर सकते हो, और अगर आप इसको इंप्रूव करते हो तो मेरे से शेयर भी कर लेना। अगर कुछ कमी होगी तो मैं बता दूंगा, कुछ सीखने वाली चीज होगी तो हो सकता है मैं सीख जाऊं, ठीक है ना। अब एक और काम की चीज मेरे को बस दिखानी थी, वो यहां पर है। जैसे आपने सेक्शन नंबर 140 देखा था, रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग अ स्पेशल नोटिस, सेक्शन 140। अब इसके अंदर देखो क्या था, रेजोल्यूशन पास होगा 30 दिन के अंदर, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है ADD 2 के अंदर। उसके बाद अप्रूवल आ जाएगा 60 डेज के अंदर, आपको रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, लेकिन इस बेचारे को अपॉर्चुनिटी भी देना है बीइंग हर्ड का। तो बहुत शॉर्ट में कवर हुआ।
फिर रेजिग्नेशन की बात करें तो भैया आपको 83 फाइल करना पड़ेगा, कंपनी को देना है, रजिस्ट्रार को देना है, और अगर सीएजी की बात होगी तो आपको गवर्नमेंट कंपनी को भी इंटीमेट करना होगा 30 दिनों के अंदर अंदर, और अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो 50,000 से 5 लाख की पेनल्टी है। सिंपल। तो एक सेक्शन आपका इस तरीके से कवर हो गया। तो ये रिवाइज करने का बहुत बेहतरीन तरीका है अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। एक और थोड़ा सा था, जैसे कि आपने अभी देखा सेक्शन नंबर 147 जैसे पनिशमेंट का सेक्शन है। देखो अभी पनिशमेंट के सेक्शन में क्या दिख रहा है आपको, कंपनी के लिए क्या पनिशमेंट, ऑफिसर के लिए क्या है, ऑडिटर के लिए क्या है, ऑडिट फॉर्म के लिए क्या है, सीजी क्या स्पेसिफाई कर सकती है, अलग से बात खत्म हो गई। 148 आपने लास्ट सेक्शन देखा, इसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं। जो ये प्रोविजंस हैं आपके एक तरीके से एक चौथाई पेज के अंदर यहाँ पे कवर हो गए। कॉन्ट्रावेंशन क्या होगी, सेम एज 147, मतलब 147 की जो कॉन्ट्रावेंशन है वही एप्लीकेबल होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत बेहतरीन तरीका होता है अगर इस सैंपल में आप अपने नोट्स को तैयार करते हो तो। इसमें कुछ पेजेस हैं जो कि मैं अटैच कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसको आप रेफर कर सकते हो, बट ऑब्वियसली बात है उस पर भरोसा नहीं करना, खुद से बनाना और पूरा बनाना। 15 पेज लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर आप ठीक ठाक लिख पाते हो तो। बहुत ज्यादा लग जाएंगे 20 पेजेस, बट सोचो आपको 60 नंबर देके जाएगा वो 20 पेजेस, अगर वो आपने अच्छे से बना लिए हैं तो। और बार बार बुक खेलने की जरूरत नहीं है, आप उसको पलटते जाओ 8-10 बार रिवीजन आराम से कर जाओगे और पेपर आपका स्मूथली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है कि कैसे प्रेजेंट करें अपने एग्जाम के अंदर आंसर्स को। तो इसके अंदर देखो पहले तो क्वेश्चन को छांटो कि क्वेश्चन आपके किस तरीके से होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन का सैंपल होता है जो कि एमसीक्यू, करंट इंटर या मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमेशा डेज के ऊपर होते हैं। डेज, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, या एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या है, या लिमिट्स क्या है, इस टाइप के जनरली क्वेश्चंस होते हैं जो इसके अंदर से पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको वो होंगे, जैसे कि मैंने आपको नोट्स का एक तरीका बताया, उसके अंदर अगर आपने उसको जो डेज, डेट्स वाली चीजें होती है, लिमिट्स वगैरह होती है, उसको अगर मार्क कर रखा है ना, तो इजीली आपका वहां से कवर हो जाएगा। इसके अंदर कोई और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट कह सकते हो कि ये याद करने वाली टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको याद ही करनी पड़ती है। ठीक है। ऑल्दो ऑप्शंस वाली बात करें, ऑप्शंस दिखता है आपको तो बहुत इजीली आप ग्रैस्प कर जाओगे, तो इसके ऊपर आपको अलग से ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, प्रोविजंस को बार बार पढ़ लो, ये कहीं नहीं जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या बात करता है कि भैया अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर बता दो, ऑडिटर अपॉइंटमेंट की, कॉस्ट ऑडिटर की प्रोसीजर बता दो, किस किस कंपनी में एप्लीकेबल होता है वो कोट कर दो। 3, 4, 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके में ज्यादा आपको क्वालिटी नहीं बताने वाली कि उसमें क्या लिखनी है। कोशिश करना है कि जो भी आप आंसर्स को लिखो उसके अंदर उनको पॉइंट्स में डिवाइड करो। एक पैराग्राफ नहीं लिखना, मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं पता तो मैं क्लियर कर रहा हूं कि आपको पॉइंट्स में डिवाइड करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं बांटना। जितना लॉ का है, जितना पता है उतना ही लिखना है। ये कोई बिजनेस स्टडी का पेपर नहीं है कि भैया 2 पेज की जगह 6 पन्ने भर देंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, बल्कि यहां कट जाएंगे। अगर ज्यादा लिख दिया जो कि जरूरत से ज्यादा था या फिर एक्ट से ज्यादा था, तो आपको ही मान लिया जाएगा कि भैया आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जिसको कि एक्ट से ज्यादा पता है, और उसके इसमें नंबर काटने की संभावनाएं रहती है। तो इसलिए लिमिटेड लिखो, जितना याद है उतना लिखो। अपने शब्दों में लिखो वो अलग चीज है, लेकिन अपने शब्दों में राम कहानी नहीं बनानी वहां पे। ठीक है ना। प्रोविजन से रिलेटेड चीजों को अपनी लैंग्वेज में उतारना है। ठीक। चलिए अगली बात करते हैं केस स्टडीज की। तो केस स्टडीज हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की हर एक चैप्टर के एंड में देख देख के। उसके अंदर अगर इन शॉर्ट में आपको फिर से बताऊं तो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको जो भी आपने सवाल पढ़ा, पहले तो सवाल को 1 से 2 बार पढ़ो और कोशिश करो कि सवाल किस सेक्शन को रिलेट कर रहा है। क्योंकि अभी तो हम क्या होता है, एक चैप्टर का पढ़ रहे होते तो हमें आराम से पता लग जाता है, अरे अच्छा ये तो चैप्टर 9 का ये सेक्शन है, चैप्टर 10 का ये सेक्शन है, चैप्टर 8 का एक सेक्शन है। लेकिन जब आप एज अ सब्जेक्ट क्वेश्चन को देखते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा 1 से लेकर 10 चैप्टर का कौन सा सेक्शन है, मतलब 1 से लेकर 148 सेक्शन में से कौन सेक्शन की बात कर रहा है। तो 1 से 2 बार आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना ताकि आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाओ कि किस सेक्शन से सवाल पूछा गया है। नंबर 1। नंबर 2 कि कई बार ऐसा होता है कि एक सवाल जो होगा वो सिर्फ एक सेक्शन से नहीं होता, वो 2-3 सेक्शन को रिलेट कर रहा होता है। जैसे सेक्शन 101 नोटिस वाला सेक्शन है, उसकी रेफरेंस कहीं भी आ जाती है उठ के, देखा है आपने। 102 की रेफरेंस कहीं भी उठ के आ जाती है। एजीएम है सेक्शन, ये ऐसे सेक्शन है उठ के कहीं भी आ जाते हैं। सेक्शन 137 है, कहीं भी आ जाता है। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 कहीं भी आ जाता है। तो कुछ ऐसे सेक्शंस है, बायबैक की चर्चा कहीं भी आ सकती है, रिडेम्पशन की चर्चा कहीं भी आ सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा कहीं भी आ जाती है। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, इस तरीके के बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि कई क्वेश्चंस में एक साथ कूद के आते हैं, मल्टीपल सेक्शंस। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर 1 ट्राई टू रिलेट कि कौन कौन से सेक्शंस उस केस स्टडी पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, और कोशिश करो कि उन सभी सेक्शंस के प्रोविजन को आपको उसके अंदर कोट करना है। पहला काम प्रोविजंस को कोट करना है। दूसरा काम कि क्वेश्चन का जो फैक्ट है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको रिलेट करना है अपने प्रोविजन के साथ कि एज पर प्रोविजन एंड एज पर दी क्वेश्चन क्या बातें लिख रहा है वो बातें को आप लिखोगे। एंड एट लास्ट आपको कंक्लूजन देना है। बस 3 पार्ट, ज्यादा पार्ट नहीं बनाने। नंबर 1 प्रोविजन जो कि आपके एक्ट का होगा या रूल्स का होगा। नंबर 2 आपके क्वेश्चंस के फैक्ट्स उतरेंगे इन रिलेशन विद प्रोविजन। एंड नंबर 3 आपका होगा कंक्लूजन कि भैया एट द एंड आप क्या कहना चाहते हो, फैसला सुना दो। कभी भी फैसला स्टार्टिंग में नहीं सुनाना, यस नो टाइप की चीजें पहले नहीं लिखनी है, पहले प्रोविजन लिखना है।
एग्जामिनर को भी बोलना है कि बेटा पढ़ पहले आपने पूरा पढ़ना है, एट दी एंड जाओ तब जाके कंक्लूजन पता लगेगा। पहले लिख दिया यस, पता लगा आंसर था नो, एग्जामिनर ने कहा छोड़ो पूरा कांटा मारो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना, पहले यस नो इस टाइप की कोई चीजें नहीं लिखनी होती कि हाँ जी हम मेरे सही लगता है, मुझे गलत लगता है, मिस्टर संजीव गलत कह रहे हैं, मिस्टर राजीव सही कह रहे हैं, इस टाइप की कोई बात आपको स्टार्टिंग में लिखनी। पहले प्रोविजन, उसके बाद आपका रिलेशन होगा क्वेश्चन के फैक्ट का प्रोविजन के साथ, एंड एट लास्ट कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है सर सेक्शंस का क्या करें, सब सेक्शंस का क्या करें, क्लॉजेस का क्या करें। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, सेक्शंस की कोशिश करो याद करने की, सब सेक्शंस थोड़ा डिफिकल्ट है, सब सेक्शंस को याद करना, क्लॉजेस को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जो लोग कर पा रहे हैं जीनियस है, करें, बिल्कुल करें, एग्जाम में कोट करो, फायदा मिलेगा। बट जो लोग नहीं कर पा रहे इसके लिए टेंशन नहीं लेना, बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है ना। 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो सेक्शंस को याद करने का। और मेरे हिसाब से अगर आपने नोट्स बनाया होगा और नोट्स में आपने सेक्शन को भी जगह दे रखी होगी, तो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो आपको याद हो ही जाएंगे। एक आधा कुछ मिसलेनियस रह जाए अलग बात है, पर मोटे मोटे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आपको याद हो जाएंगे, और करने हैं, कोशिश करनी है। एक पल को नहीं होता सेक्शन याद, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको शुरू करना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, बात खत्म। लेकिन अगर सेक्शन याद होगा तो वो आपको एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएट करता है एग्जाम के अंदर, तो इसलिए कोशिश करो एटलीस्ट सेक्शन याद करो। सब सेक्शन में बेसिक ना जाओ, 139 आपको याद है, अच्छी बात, उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या था, फर्स्ट ऑर्डर कहां पे था, गवर्नमेंट ऑर्डर क्या था, कोई बात नहीं, नहीं याद हो तो जो कर पा रहे हैं वो तो जीनियस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर एक पल को नहीं हो रहा, कोशिश करो कि 139 तो याद रहे कि भैया ये अपॉइंटमेंट का था, 144 तो याद रहे कि ये प्रोहिबिशंस का था, 148 तो याद रहे कि कॉस्ट ऑडिट का था, 147 तो याद रहे पनिशमेंट का था। लेकिन इस तरीके से कहने का मतलब है कि सेक्शंस को मोटा मोटा याद करने की कोशिश करें, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को करो, क्योंकि एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि अगर एनुअल रिटर्न का क्वेश्चन मैंने पूछा है तो बच्चा सेक्शन 92 तो लिखे, एजीएम का पूछा है तो सेक्शन 96 तो लिखे, ईजीएम का पूछा है तो सेक्शन 100 तो लिखे। हाँ ठीक है यार, कोई बीच में एक आधा सेक्शन ऐसे भी होते हैं जो आपने देखे बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी नहीं है वो हमारे एक्ट की, तो एक पल को आप उसको छोड़ भी देते हो तो चलता है। बट मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, नोटिस का सेक्शन 101, अब ये नहीं पता तो यार क्या पढ़ा फिर तुमने, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे सेक्शन है जो कि बहुत लिटरल वे में है, जो कि आपको याद होने चाहिए और उसको याद आपको रखना है एग्जाम पर्पस के लिए। तो ये मेरी एडवाइस है कि सेक्शंस को याद रखें, सब सेक्शंस को ठीक है कर लेना अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेना उससे, क्लॉजेस को नहीं लेना। बट अगर कोट करते तो आपका आंसर बहुत चमक के आता है और आपको फायदा मिलता है उसका, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस थी। मेरे हिसाब से 2 मोटे मोटे एरिया आते थे कि सर जी रिवाइज, लर्न, मेमोराइज कैसे करना है और आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर, तो मैंने कोशिश की। इसके अलावा भी किसी को कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आता है, इधर फॉर रिवीजन, इधर फॉर एक्ट का कोई भी प्रोविजन, कोई भी सेक्शन दिक्कत देता है आपको, तो मैंने सेक्शन वाइज वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप उसी के नीचे कमेंट करके मुझसे वो पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड कोई और आपको एडवाइस चाहिए, कोई भी आपको ज्ञान की जरूरत है कि कैसे याद करें, कैसे मेमोराइज करें, पेपर में क्या दिक्कत आएंगी, क्या क्या दिक्कतें हैं, जो भी चीज आप पूछना चाहें फ्रीली आप आस्क कर सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, होपफुली मैं रिप्लाई उसका करूंगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर होल कंपनीज लॉ। आई होप एक अच्छी कोशिश थी और आपको अच्छे तक ये आपको सॉल्व हो पाई है।